साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर 2020-21 यह जो पत्रिका है इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम लोग संक्षिप्तियों के तहत संधि समझौते, संघ और संगठन संबंधित आयोग समिति और विधि और न्याय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इस वीडियो के बाद 2 और वीडियो आएंगे और उसके बाद यह पूरी जो आपकी पॉइंटर मैगजीन है यह पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नीदरलैंड के वेरनिंगिंग बैन रजिस्टर कंट्रोलर्स वीआरसी के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की। तो याद रखिएगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने किस देश के साथ समझौता किया? तो नीदरलैंड्स के बेरनिंगिंग बैन रजिस्टर कंट्रोलर्स के साथ। वहीं 20 नवंबर 2020 को सस्ते और स्वच्छ परिवहन ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने हेतु सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन SATAT के तहत देश भर में 900 संपीड़ित बायोगैस अर्थात CBG संयंत्रों की स्थापना के लिए जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शीर्ष तेल और गैस विपणन कंपनियों और तकनीकी प्रदाताओं के साथ जो सप्लायर्स हैं उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं 19 नवंबर 2020 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार व नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज विश्वसनीय सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने हेतु दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली परियोजना को $500 मिलियन का ऋण देने हेतु न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वहीं 17 नवंबर 2020 को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL ने देश की पहली अभिसरण अर्थात कन्वर्जेंस परियोजना को लागू करने हेतु नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग गोवा के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ समझौता किया है। वहीं 29 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय भागीदारी पर सहयोग ज्ञापन को स्वीकृति प्रदान की। और यह सहयोग किसके मध्य में हुआ है? भारत और जापान के मध्य में सूचना और प्रौद्योगिकी के लिए। वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और कंबोडिया के बीच में स्वास्थ्य एवं दवा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी है। आगे देखें, 28 अक्टूबर 2020 को जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसे शॉर्ट में आप JBIC कह सकते हैं, JBIC के ग्रीन या ग्लोबल एक्शन फॉर रिसाइकलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरनमेंट संरक्षण पहल के तहत अपना पहला वित्तीय सहयोग 50 अरब जापानी येन का हासिल किसने किया है? यह जो पहला वित्तीय सहयोग NTPC लिमिटेड ने जो है हासिल किया है। इसके लिए जापान के वित्तीय संस्थान के साथ विदेशी मुद्रा ऋण समझौता किया गया है। वहीं अक्टूबर 2020 में भारतीय स्टेट बैंक ने $1 बिलियन, मिलियन नहीं है बिलियन है, तो $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन JBIC के साथ में। अक्टूबर 2020 में एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन हेतु जो है 177 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वहीं 12 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के 14 द्वितीयक श्रेणी के शहरों में समावेशी विकास एवं सतत जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसी के साथ अक्टूबर 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के 64 छोटे शहरों के शहरी सेवाओं में सुधार हेतु ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है $270 मिलियन के लिए। तो इस प्रकार यहाँ ध्यान रखिएगा कि एशियाई विकास बैंक साथ आपके महाराष्ट्र में सड़कों के लिए, राजस्थान में आपके समावेशी विकास और सतत जल आपूर्ति के लिए, और MP में जो है मध्य प्रदेश में छोटे शहरों के शहरी सेवाओं में सुधार के लिए ऋण समझौता किया गया है। किसके साथ? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। आगे देखें, अक्टूबर 2020 में देश के पहले और अनूठे अभियान में गोवा सरकार ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शामिल करने हेतु इंडिया पोस्ट अर्थात भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। वहीं 11 सितंबर 2020 को एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महामारी के दौरान भारत में ग्रामीण आजीविका के हेतु
$15 मिलियन राशि के सौदे पर हस्ताक्षर जो है सुगुना फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है। सुगुना, SUGUNA, सुगुना फूड प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया है। वहीं 8 सितंबर 2020 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL की 3 परियोजनाओं, कहाँ कहाँ की, सिंदरी, गोरखपुर और बरौनी। बरौनी यहाँ पे कहाँ पे है, आपका बिहार के बेगूसराय में स्थित है। तो बरौनी उर्वरक परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए 1257.82 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के संदर्भ में उर्वरक विभाग और हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के मध्य में ऋण समझौता हस्ताक्षरित किया गया या हुआ है। वहीं 8 सितंबर 2020 को एक अत्याधुनिक एवं हाई स्पीड 82 किलोमीटर 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS कॉरिडोर बनाने हेतु 500 मिलियन ऋण का समझौता भारत और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ किया गया है। तो याद रखिएगा किस बैंक के साथ किया गया है, यही बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं 7 सितंबर 2020 को भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के मध्य हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो यहाँ याद रखिएगा कि भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक, ठीक है। तो यहाँ ADB नहीं है, हिमाचल प्रदेश में जो सड़कों का रूपांतरण होना उसके लिए विश्व बैंक से ऋण लिया गया है। कितने का, $82 मिलियन के ऋण पे समझौता किया गया। वहीं 24 अगस्त 2020 को मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु मुंबई शहरी परिवहन परियोजना तृतीय के हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। यह किसके मध्य में हस्ताक्षर हुआ है, तो भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई रेलवे विकास निगम और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक अर्थात AIIB है ये, ठीक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसका गठन जो है चाइना के द्वारा किया गया है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यहाँ पे ADB नहीं है, ना ही वर्ल्ड बैंक है। वहीं 31 जुलाई 2020 को बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित ताप विद्युत उत्पाद परियोजना के वित्त पोषण हेतु बैंकों के समूह के साथ रिलायंस पावर और जापान की ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी जेरा ने $642 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं आगे देखें तो जुलाई 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को 400 मिलियन, किसने, RBI ने, भारत के RBI ने श्रीलंका को $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा प्रदान करने हेतु श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है। और 13 अगस्त 2020 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अभी वर्तमान में भी यही राष्ट्रपति हैं जनवरी तक, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात UAE के मध्य में ऐतिहासिक शांति समझौते की घोषणा की है। और इजराइल से समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है, संयुक्त अरब अमीरात। तो याद रखिएगा यदि पूछा जाए कि इजराइल से समझौता करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है, तो UAE है, संयुक्त अरब अमीरात है। वहीं 20 मई 2020 को अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पारगमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल के दूसरे परिशिष्ट पर भारत और बांग्लादेश के मध्य में हस्ताक्षर हुए हैं। और इसके साथ दोनों देशों के प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या जो है 8 से बढ़कर कितनी हो गई है, 10 हो गई है। वहीं अप्रैल 2020 में नोवल कोरोना वायरस अर्थात कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों में आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB के मध्य में जो है $1.5 अरब का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। वही 22 अप्रैल 2020 को रिलायंस इंडस्ट्री समूह की जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में जो है सोशल मीडिया क्षेत्र की कंपनी फेसबुक ने हिस्सेदारी खरीदने हेतु करार किए जाने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा कि जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कौन हिस्सेदारी खरीदी है, फेसबुक ने खरीदा है। फेसबुक के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी खरीदने हेतु जो है कुल 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं 16 जनवरी 2020 को असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना हेतु 88 मिलियन राशि का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ। किसके मध्य में, भारत सरकार, असम सरकार और विश्व बैंक के मध्य में। यहाँ याद रखिए किसके मध्य में, तो असम में जो अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना है इसके लिए जो ऋण लिया गया है किससे लिया गया, वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी जो सड़कों के रूपांतरण के लिए जो कार्य करना है उसके लिए भी जो आपका विश्व बैंक से ही ऋण लिया गया है। वहीं 30 दिसंबर 2019 को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के हेतु भारत सरकार और फ्लिपकार्ट जो कि सामानों को बेचने वाला प्लेटफॉर्म है, इसके मध्य में समझौता हुआ। तो याद रखिएगा किसके मध्य में हुआ है, जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म है, स्नैपडील है,
फ्लिपकार्ट है और भी कई सारे हैं, तो याद रखिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया गया है। वहीं दिसंबर 2019 में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL को देश में ऊर्जा क्षमता निवेशों का विस्तार करने हेतु जो है $250 मिलियन के ऋण का समझौता किया गया है। अब संघ और संगठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो 25 नवंबर 2020 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मेसर्स ATC एशिया पैसिफिक PTI लिमिटेड के द्वारा मेसर्स ATC टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी प्रदान की। कितने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को? तो 2480.92 करोड़ रुपए के FDI की मंजूरी दी है। वहीं 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के द्वारा 6000 करोड़ रुपए की इक्विटी लेने की मंजूरी प्रदान की है। किसको इक्विटी लेने की मंजूरी प्रदान की है? तो असीम इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड AIFL तथा NIIF, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं NIIF इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड के साझा NIIF डेब्ट प्लेटफॉर्म में। वहीं 20 नवंबर 2020 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL जो है रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफ स्टाइल लिमिटेड के द्वारा फ्यूचर ग्रुप के खुदरा और थोक उपक्रम तथा लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग उपक्रम के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं अक्टूबर 2020 में RBI के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो इंडसइंड बैंक। तो याद रखिएगा कौन सा बैंक? तो इंडसइंड बैंक। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने RBL बैंक में किस बैंक में? RBL बैंक में 9.99% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मेपल ग्रुप को मंजूरी प्रदान की है। वहीं अक्टूबर 2020 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत अडानी ग्रीन एनर्जी 10 लिमिटेड की सौर ऊर्जा उत्पादन संपत्तियों के अधिग्रहण को, इसकी जो सौर ऊर्जा उत्पादन परिसंपत्तियां अडानी ग्रीन एनर्जी 23 लिमिटेड को परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं अक्टूबर 2020 में 5000 सुदूर ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने हेतु भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड BBNL BSNL होता है, एक BBNL होता है, और दूरसंचार कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड TCIL ने जो है किसका चयन किया है? तो ह्यूजेज कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ह्यूजेज इंडिया का चयन किया गया है। वहीं HCL टेक्नोलॉजी अधिग्रहण जो HCL टेक्नोलॉजी है, ये DWS जो कि ऑस्ट्रेलियाई IIT कंपनी इसका अधिग्रहण करेगी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL में 1.75% इक्विटी हिस्सेदारी हासिल करने हेतु सिल्वर लेक 7,500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वहीं सितंबर 2020 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने युवाओं को मुफ्त में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लिंक्डइन है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, लिंक्डइन कॉर्पोरेशन के साथ जो है वो समझौता किया है या साझेदारी की। सितंबर 2020 में इन्फोसिस ने $42 मिलियन राशि में कैलिडोस्कोप इनोवेशन का अधिग्रहण किया। वहीं सितंबर 2020 में अडानी समूह की होल्डिंग कंपनी ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 74% की हिस्सेदारी खरीदी है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड RRVL ने 24,713 करोड़ रुपए में खुदरा और थोक व्यापार लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग कारोबार का अधिग्रहण किया। किसके कारोबार का? फ्यूचर ग्रुप से। वहीं केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के गठन के संबंध में 21 अगस्त 2020 को अधिसूचना जारी की। इसके अनुसार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गठित राष्ट्रीय परिषद के जो पदेन अध्यक्ष कौन होंगे? तो याद रखिएगा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो होंगे इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। वहीं 24 जुलाई 2020 को विश्व की दूसरी सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी, यहाँ पे ऊर्जा कंपनी की बात हो रही है, ऊर्जा कंपनी कौन बनी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL बनी है।
वहीं यदि कहा जाए कि पहली सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी कौन है, तो विश्व की सबसे मूल्यवान ऊर्जा कंपनी तो सऊदी अरामको है, अरामको है, ठीक है, सऊदी अरामको है। आगे चलते हैं। तो 8 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की 3 सामान्य बीमा कंपनियों, कौन कौन सी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और तीसरी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की मदद के लिए 12,450 करोड़ रुपए पूंजी उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी है। इसमें जो है 2019-20 में जो 2,500 करोड़ रुपए दिए गए थे उसको भी समाहित किया गया है। वहीं 24 मई 2020 को भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने 100% हिस्सेदारी किसमें ली है, सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। किसने, आईटीसी ने। वहीं 17 अप्रैल 2020 को टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड ने ब्रिटेन की स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है, या इसको अधिग्रहण कर लिया है। 27 मार्च 2020 को चेन्नई बंदरगाह ट्रस्ट ने कामराजार पोर्ट लिमिटेड केपीएल की 67% हिस्सेदारी का अधिग्रहण 2,383 करोड़ रुपए में लिया है। वहीं मार्च 2020 में जोमेटो के द्वारा भारत में खाद्य वितरण व्यवसाय उबर के खाद्य वितरण व्यवसाय का अधिग्रहण किया गया है। वहीं दिसंबर 2019 में वैश्विक इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल ने एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड, एस्सार ऐसे आप लिखेंगे, ए आधा शाह पूरा शाह आर रा, एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड का अधिग्रहण किया। वहीं दिसंबर 2019 में निप्पन स्टील कॉर्पोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड AMNS इंडिया का गठन किया गया। इस संयुक्त उद्यम में आर्सेलर मित्तल की हिस्सेदारी कितनी है, 60% है। वहीं दिसंबर 2019 में भारत बॉन्ड ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेड फंड, तो ETF नामक भारत का पहला कॉर्पोरेटेड बॉन्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, एडलवाइस AMC के द्वारा। अब तो कुछ आयोग और समितियों की बात कर लेते हैं। तो 11 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा कैपिटल गुड्स सेक्टर के विकास के लिए एक 22 सदस्यीय अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है, भारी उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में। वहीं 4 नवंबर 2020 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति की अध्यक्षता में की जाएगी, मतलब इनके द्वारा की जाएगी। वहीं 21 अक्टूबर 2020 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक प्रत्याशी के खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच हेतु समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता या इसकी सदस्यता में कौन कौन होंगे, हरीश कुमार एवं उमेश सिन्हा की सदस्यता में। वहीं अक्टूबर 2020 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने स्टैंडर्ड साइबर लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी की आवश्यकता का परीक्षण करने हेतु एक पैनल गठन किया है। लायबिलिटी इंश्योरेंस के सलाहकार P उमेश की अध्यक्षता में, किसके अध्यक्षता में, P उमेश की अध्यक्षता में। वहीं 16 अक्टूबर 2020 को उच्चतम न्यायालय के द्वारा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर रोक लगाने संबंधी कदम उठाने के लिए एक सदस्यीय समिति के लिए एक सदस्य, ठीक है, इसमें सदस्य एक ही है, तो एक सदस्यीय समिति का गठन किया गया। न्यायमूर्ति, इसमें उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में, मतलब यही इसमें है ही है, या इनके अंडर में यह समिति गठित की गई है, मदन बी लोकुर। वहीं अक्टूबर 2020 में केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। वहीं 14 सितंबर 2020 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल के लोकसभा में दिए गए वक्तव्य के अनुसार भारतीय संस्कृति के मूल और विकास के समग्र अध्ययन के लिए एक 16 सदस्यीय विशेष समिति की स्थापना की गई। इसमें शामिल है इंडियन आर्कियोलॉजी सोसाइटी नई दिल्ली के अध्यक्ष के एन दीक्षित जी। वहीं सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु उच्चाधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वहीं सितंबर 2020 में केंद्र सरकार ने बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने का आकलन करने हेतु एक समिति का गठन किया है, बैंक उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए। तो इसके अध्यक्ष कौन है, भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राजीव महर्षि हैं।
राजीव महर्षि हैं। वहीं 31 जुलाई 2020 को 15वें वित्त आयोग के द्वारा कृषि निर्यात पर गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन थे? आईटीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव पुरी। कौन थे? संजीव पुरी थे। वहीं 22 जुलाई 2020 को उच्चतम न्यायालय ने विकास दुबे प्रकरण, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में घटित हुई थी, तो विकास दुबे प्रकरण की न्यायिक जांच हेतु एक 3 सदस्यीय समिति के गठन की मंजूरी दी है। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर बी.एस. चौहान है। कौन है? डॉक्टर बी, बॉय वाला बी, तो बी.एस. चौहान है। आगे देखते हैं, जुलाई 2020 में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI, जो शॉर्ट में क्या कहते हैं? IRDAI, इसके द्वारा इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल की व्यवहार्यता की जांच हेतु एक 9 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया गया है। ठीक है, कार्य समूह का वर्क फोर्स का गठन किया गया। इस कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है? IRDAI के कार्यकारी निदेशक सुरेश माथुर। वहीं जुलाई 2020 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा मानवाधिकारों पर कोविड-19 प्रभाव का अध्ययन करने हेतु 11 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर KS रेड्डी की अध्यक्षता में। वहीं मई 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में सुधार हेतु एक समिति गठित की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के स्पेशल ऑन ड्यूटी अधिकारी राजेश भूषण की अध्यक्षता में। अब विधि और न्याय से संबंधित, लॉ और जस्टिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखें तो 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध एक अध्यादेश पारित किया गया। इसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। इस अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन के किसी मामले में सजा का जो प्रावधान है 1 से 5 वर्ष तक की सजा और कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना इसमें बताया गया है। वहीं नाबालिगों या SC/ST महिलाओं के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में जेल की अवधि 3 से 10 वर्ष और जुर्माना राशि न्यूनतम जो है 25,000 से कम नहीं होगी। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में सजा का प्रावधान 3 से 10 वर्ष और जुर्माने की राशि जो है 50,000 रुपये से कम नहीं होगी। वहीं 24 नवंबर 2020 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 43 मोबाइल ऐप्स जैसे कि अलीबाबा, वर्क बेंच, मैंगो टीवी, बॉक्स स्टार, हैप्पी किस इत्यादि पर प्रतिबंध लगाया। किस अधिनियम के तहत लगाया? तो सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 69A के तहत लगाया गया है। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक वायु गुणवत्ता आयोग का गठन करने और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए अध्यादेश जारी किया 28 अक्टूबर 2020 को। आगे देखें, केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने के लिए 21 अक्टूबर 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं 27 अक्टूबर 2020 को छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य के किसानों को बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव और भुगतान जोखिम से बचाना है। वहीं 26 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की। इस अधिनियम के अंतर्गत इस केंद्र शासित प्रदेश अर्थात जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषा का दर्जा कितने को दिया गया? 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। कौन कौन से? कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी। 5 के नाम याद रखिएगा, कुछ कश्मीरी, डोंगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी को। वहीं राष्ट्रपति द्वारा विदेशी अभिदाय विनिमय संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी गई है 28 सितंबर 2020 को। यह अधिनियम जो है विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करती है। इस अधिनियम में NGO के प्रशासनिक खर्च को मौजूदा 50% से घटा करके कितना कर दिया गया है? 20% तक कर दिया गया है। ये प्रस्ताव इसमें रखा गया है। वहीं 26 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की। यह इस अधिनियम के द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया जाएगा और इस अधिनियम में प्रावधान क्या दिया गया है कि विशिष्ट वस्तुओं की भंडारण सीमा जो है वो मूल्य वृद्धि पर आधारित होगी। वहीं राष्ट्रपति के द्वारा महामारी संशोधन अधिनियम 2020 को 28 सितंबर 2020 को मंजूरी दी गई है। यह जो अधिनियम है, संशोधन अधिनियम, यह महामारी अधिनियम 1897 को क्या करता है? संशोधित करता है। वहीं इस अधिनियम, ये जो अधिनियम लाया गया महामारी संशोधन अधिनियम 2020, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है कि महामारी के दौरान देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्तियों का संरक्षण किया जाएगा, मतलब उनके संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तथा इस अधिनियम के द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों और उनकी संपत्ति पर हमले को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। वहीं संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन अधिनियम 2020 के अंतर्गत संसद सदस्यों के संदेय वेतन में 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होने वाले 1 वर्षों की अवधि तक
30% की कटौती की जाएगी। वहीं 28 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदत्त राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम 2020 के अंतर्गत गुजरात के गांधीनगर में स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को उन्नत करके राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया है। यह प्रस्तावित है। राष्ट्रपति द्वारा बैंककारी विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 को 29 सितंबर 2020 को मंजूरी दी गई। यह अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्या प्रदान करता है कि आवश्यकता पड़ने पर सहकारी जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके प्रबंधन में बदलाव कर सकता है। वहीं 19 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने वायुयान संशोधन अधिनियम 2020 को मंजूरी दी। यह अधिनियम वायुयान अधिनियम 1934 में संशोधन करता है और इस अधिनियम में नए नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि को अधिकतम 10 लाख रुपए से बढ़ा करके 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 में किया गया है। वहीं आगे देखें तो यह महत्वपूर्ण है। हिंदू पत्नी अपने मृतक पति की समूची संपत्ति में हिस्सेदारी की हकदार होगी। सितंबर 2020 में यह महत्वपूर्ण फैसला जो है बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने सुनाया। तो यह महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि कहाँ के उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि हिंदू पत्नी अपने मृतक पति की समूची संपत्ति में हिस्से की हकदार होगी। तो बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने यह सुनाया। हिंदू की बात की जा रही है यहाँ पे। वहीं असम विधानसभा के द्वारा राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया गया। विधेयक जो पारित किया गया है उसका नाम क्या है? असम धरोहर मूर्त और अमूर्त धरोहर होती है ना, तो असम धरोहर मूर्त सुरक्षा, संरक्षण, परिरक्षण और रखरखाव विधेयक 2020। वहीं उच्चतम न्यायालय ने अवमानना केस में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर कितना जुर्माना लगाया? 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के द्वारा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया का चौथा संशोधन विनियमन 2020 जो है ये 7 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया गया है। वहीं 29 जुलाई 2020 को महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमेरिकी कांग्रेस की विदेशी मामलों की समिति के द्वारा एक एक्ट पारित किया गया जिसका नाम है गांधी किंग मतलब आपका मार्टिन लूथर किंग, तो गांधी किंग स्कॉलरी एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट। वहीं 22 जुलाई 2020 को झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। इस अध्यादेश में किसी व्यक्ति द्वारा नियमों का उल्लंघन या फिर मास्क नहीं पहनने पर जो सजा का प्रावधान कितना है? 1 लाख तक का जुर्माना और 2 वर्ष की कैद। वहीं 10 जुलाई 2020 को पोत परिवहन मंत्रालय ने हितधारकों और आम जनता से सार्वजनिक परामर्श हेतु नौवाहन सहायता विधेयक 2020 का मसौदा जारी किया है। इस विधेयक का उद्देश्य 9 दशक पुराने लाइट हाउस अधिनियम 1927 में परिवर्तन करना है। वहीं 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की तरफ मंजूरी प्रदान की गई है। इस संशोधन के तहत दंड का प्रावधान कितना किया गया है? तो कठोर कारावास जो न्यूनतम 3 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष हो सकती है, 3 वर्ष से 10 वर्ष हो सकता था, 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दंड। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल्स 2020 लागू हुआ है 18 मई 2020 को। और केंद्र सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2020 में जो है सेक्शन 3A जोड़ा गया है। अब ये सेक्शन 3A के तहत क्या बताया गया? तो सेक्शन 3A जो है वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय करता है। वहीं आगे देखें 13 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्राप्त आयुध संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लाइसेंस की वैध अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 5 वर्ष कर दी गई है। वहीं 2 दिसंबर 2019 को दिल्ली विधानसभा के द्वारा दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल 2019 को पारित किया गया। तो ये कुछ आपके विधि और न्याय संबंधित है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों की चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।